हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैंने आपको जो है आज से 4 से 5 लेक्चर्स पहले से जो है आपका चतुर्भुज स्टार्ट किया था और उसके मैंने आपको 4 जो है टॉपिक चतुर्भुज में रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रिपेज मीन्स आपका पैरेललोग्राम और आपका जो इससे पहले वाला जो टॉपिक आपने पढ़ा था, 4 टॉपिक आपके पूरे हो गए हैं। उनके नाम आपको पता है, अच्छे से आपने अगर पढ़ा है तो इसमें टोटल जो है आपके चतुर्भुज में अगर है तो 5 टॉपिक है और उसमें से 4 जो है मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाए हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनकी सारी प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि उन पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस किस तरीके की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है आज का जो होगा, इसका जो समलंब चतुर्भुज वाला है, ये वाला पोर्शन जो आप पढ़ के इस पर लास्ट जो होगा आपका, इसके बाद जो करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे। इसके कुछ कॉन्सेप्ट अगर बचेंगे तो वो अगली क्लास में करके इस पर सारा जो है आपके जो बुक्स में जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा। बट आपको इससे पहले समझ लेना है कि एक जो इसका लास्ट पोर्शन बचा है समलंब चतुर्भुज वाला, ये आपको अच्छे से समझने का ट्राई करना है कि ट्रिपेजियम भी बोलते हैं इसको। अगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ट्रिपेजियम, और हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो ये क्या होता है, इसको आपको अच्छे से समझना है कि ट्रिपेजियम क्या होता है। एक्चुअली अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं चतुर्भुज में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपके जो 5 पोर्शन पढ़े हैं उन 5 में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से आपसे पूछे जाएंगे। समलंब चतुर्भुज पर बेस्ड क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ना है कि समलंब चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज क्या है। इससे पहले आपने 4 जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें क्या क्या था, उनमें आपने स्क्वायर पढ़ा था, रेक्टेंगल पढ़ा था, आपने पैरेललोग्राम पढ़ा था और आपने रोम्बस पढ़ा था। ठीक है, अब ये है एक लास्ट टॉपिक जिसको आपको समझना है अच्छे से। इसको उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिस सीक्वेंस में सारी चीज़ें पढ़ी है कि उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी मेंसुरेशन क्या है और उनकी ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी पढ़ना है और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है एक्स्ट्रा, उनसे अलग है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है, अच्छे से समझना है उनको। तो सबसे पहले तो बात करें कि अगर समलंब चतुर्भुज बोला जाए कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है, तो इसको आप लिखें कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है और समझने का ट्राई करें। समलंब, ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है, आपके सामने मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या हो, अपोजिट साइड का मीन्स अपोजिट साइड का मतलब ये है कि आप यहाँ पर अगर ये चतुर्भुज ले रहे हैं ए बी सी डी अगर एक चतुर्भुज है तो इसमें अपोजिट साइड का एक पैर क्या हो, समान हो। ठीक है, अपोजिट साइड का एक पैर समान होने का मतलब कि आमने सामने की भुजाओं का एक पैर क्या हो, समांतर हो। समान क्या मीन्स समांतर हो। ठीक है, समांतर का मतलब क्या होता है कि इनके बीच की जो दूरी हो हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कि यहाँ पर अगर एच है तो यहाँ पर भी एच होगी, यहाँ पर भी एच होगी। इस तरीके से अगर इनको आगे बढ़ाओगे तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। कि अगर आपने यहाँ पर 10 लिए तो यहाँ पर भी 10 10, इसी तरीके से 10 10 रहेगी। तो ये जो रहेगा, अगर एक अपोजिट पेयर क्या हो आपका समांतर हो, एक अपोजिट साइड का पेयर क्या हो, समांतर हो, तो वहां पर वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, आपका समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें अपोजिट पेयर, ठीक है, अपोजिट पेयर, एक अपोजिट पेयर लिख ले, एक अपोजिट साइड का पेयर, ठीक है, साइड का पेयर समांतर हो, ये होता है समलंब चतुर्भुज। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं में ये जो 2 भुजाएं हैं आमने सामने वाली, ये क्या है, समांतर है। कि अगर इसको ए ले रहा हूँ और इसको अगर बी ले रहा हूँ तो ए और बी क्या है, ए बी के क्या है, समांतर है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। मीन्स ये ए बी और ये सी डी क्या है, दोनों समांतर है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। और इसमें यहाँ पर इनके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है कि अगर इसको एक्स ले रहा हूँ, इसको वाई ले रहा हूँ, तो एक्स वाई के बराबर भी हो सकता है। अगर एक्स वाई के बराबर होगा तो वो समद्वि बहु समलंब हो जाएगा। बट यहाँ पर एक्स और वाई अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, ये कितना भी हो सकता है, एक्स और वाई भी कितना, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बट इसकी डेफिनेशन में बस यही चीजें आएगी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या हो, एक अपोजिट साइड्स का पेयर, ये अगर ये साइड ली है डीसी तो इसके अपोजिट साइड ए बी है, इनका ये जो पेयर बन रहा है ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। सिंपल चीजें है। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें समझना है आपको कि इसमें किस तरीके की जो है प्रॉपर्टीज होगी। तो सबसे पहले इसका आप समझे कि मैंने क्या लिखा है कि अगर एक्स वाई के अगर बराबर हो जाए, जैसा मैंने अभी बोल रहा था कि ये जो है नॉन पैरेलल साइड, आपको 2 साइड दिखेगी यहाँ पर क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल साइड में लिख देता हूँ
पैरेलल साइड कौन कौन सी है, तो वो है ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। और नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी है, नॉन पैरेलल साइड अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये जो दोनों साइड है ए डी और ये जो सी बी है, ये क्या है, नॉन पैरेलल है, ठीक है। ये मीन्स पैरेलल नहीं है, तो इनको लिख ले ए डी और ये सी बी, ये क्या है, नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है। ए डी और सी बी जो है आपकी, ये क्या है, नॉन पैरेलल साइड। तो इसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि जब नॉन पैरेलल साइड जो है आपकी, नॉन पैरेलल साइड जो पैरेलल नहीं है वो अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, इक्वल हो जाए मीन्स आपका यहाँ पर अगर ए डी किसके बराबर हो जाए, सी बी के बराबर हो जाए, तो ये कहलाएगा आपका समद्विबाहु मीन्स समद्विबाहु समलंब, ठीक है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। अगर ये ऐसी कंडीशन आपके सामने कहीं पर आती है, अगर ऐसा दे दिया जाए आपको थ्योरी के रूप में क्वेश्चन दे दिया जाए कि किसी समलंब चतुर्भुज में जो उनकी असमांतर भुजा है, जो समांतर भुजा नहीं है मीन्स नॉन पैरेलल साइड है, वो अगर इक्वल है कि ये एक्स है, ये अगर एक्स है तो ये भी क्या आ जाए, मान लो एक्स आ जाए, ये दोनों अगर बराबर आ जाए कि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा, आपका समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, क्योंकि इसमें दो भुजाएं क्या हो गई है, बराबर हो गई है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो इसको कि अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने बनती है कहीं पर भी किसी समलंब चतुर्भुज में कि उसमें नॉन पैरेलल साइड क्या है, इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। बट अभी जो आपको सारा डिस्कस करना है वो कहां पर करना है, एक आइडियल ट्रिपेजियम पर करना है। मींस उसमें क्या है, ये जो है ये कंडीशन नहीं है कि एक्स वाई के बराबर है, ठीक है, ऐसा कोई भी कंडीशन यहां पर नहीं रहेगी, उसी पर हम सारा जो करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन, और ये इसका जो है एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी होती है कि अगर ए डी सी बी के बराबर होगी तो ये क्या कहलाएगा, आपका आइसोसेलेस ट्रिपेजियम कहलाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी सारी समझने का ट्राई करें आप कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी बनती है। तो सबसे पहले चलेंगे इसके डायगोनल पर। डायगोनल जिस तरीके से आपने विकर्ण जो थे आयत में, स्क्वायर में, सारी चीज़ों में पढ़े हैं, उसी तरीके से इसमें जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण अगर यहाँ देखोगे आप तो इस तरीके से विकर्ण आप देख ले कि ये क्या है, एक विकर्ण ऐसे डाल सकते हैं आप और एक विकर्ण यहाँ से इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी। तो आपके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण ए सी और ये जो बी डी होगा, ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। आपने स्क्वायर में, रेक्टेंगल में पढ़ा था वहाँ विकर्ण बराबर थे, बट यहाँ पर विकर्ण क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपके समलंब चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण अगर एक एसी है और एक बीडी है तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इसमें ये भी ध्यान रखना है। अभी तक आपने चारों जो ट्रिपेजियम मीन्स आपने चारों जो क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, उसमें जो विकर्ण हो रहे थे आपके क्या कर रहे थे, समद्विभाजित कर रहे थे। मीन्स किसी भी तरीके से किसी आपने पढ़ा था स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो उसमें चारों पोर्शन इक्वल आ रहे थे और दो जो पढ़े थे उनमें क्या आ रहे थे, दो दो पोर्शन इक्वल आ रहे थे। मीन्स समद्विभाजित तो कर रहे थे, दो बराबर भागों में तो बांट ही रहे थे, बट इसमें ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी कि इसमें जो विकर्ण होते हैं आपके डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा आप लिख ले, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ये आपको अच्छे से लिख लेना है कि समलंब चतुर्भुज में ना ही डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ना ही वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो विकर्ण बराबर भी नहीं होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी नहीं करेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें विकर्ण बाइसेक्ट नहीं करते हैं, तो वो होगा आपका क्या होगा, ट्रिपेजियम, ठीक है। वो चतुर्भुज कौन सा होगा, ट्रिपेजियम। ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका अब चलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी ज्योमेट्री से नहीं बनती है, कुछ प्रॉपर्टी आगे जाके इसकी एडवांस पढ़ोगे आप, अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें आगे। बट इससे पहले आपको देख लेना है कि इसका एरिया क्या होता है, एरिया किस तरीके से निकालोगे, वो सारी चीज़ें समझ के फिर इसकी एडवांस जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अगर एरिया निकालना है इसका, तो एरिया का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर इसको प्रूफ करके भी देखेंगे कि ये एरिया एक्चुअली आया कैसा, ठीक है। तो ये एरिया आपको अगर किसी भी समलंब चतुर्भुज का अगर एरिया निकालना है, किसका, समलंब मीन्स ट्रिपेजियम का अगर एरिया निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि ये जो है
मैं पैरेलल साइड ले रहा हूँ कि ये अगर ए है तो ये क्या ली है मैंने बी ली है, और इसको मैं ले रहा हूँ एक्स और इसको क्या ले रहा हूँ वाई। ठीक है, ये नॉन पैरेलल साइड है एक्स और वाई, और ए बी क्या है पैरेलल साइड है। ठीक है, ये ए बी और सी डी पैरेलल है और एक्स और वाई क्या है आपकी पैरेलल नहीं है। यहाँ से आपको समझना है। तो इसमें अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा 1/2 आपका 1/2, और क्या करना है आपको पैरेलल साइड का सम करना है कि ये अगर ए है और ये बी है तो आप क्या करें a प्लस बी करें। ठीक है, क्या करें a प्लस बी इंटू करना है h। अब इस h के बारे में ही समझना है कि एक्चुअली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि h कहीं पर है भी नहीं, आपको दिखेगा कहीं से कहीं तक h नहीं दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको h नहीं दिखेगा, तो h समझना है कि h कहाँ से आएगा। तो आप जो है इसको इजीली कर सकते हैं सारी चीज़ें। ये एरिया में प्रूफ करके भी बताऊंगा आपको कि एरिया कैसे निकलता है, बट पहले आप समझे कि अगर आपको यहाँ पर एज की जरूरत पड़ती है तो एज का मतलब क्या है। तो एज का मतलब सिंपल है कि अगर इसमें ये जो आपका चतुर्भुज है इसमें आप दोनों इन पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस लेते हैं, जैसे इस तरीके से ये चतुर्भुज है, तो इसमें ये जो पैरेलल साइड है इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है एज, इसी को क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो आप क्या बोलते हो इसकी हाइट। ठीक है, ऊंचाई। तो ये आपको समझना है अच्छे से कि ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई इन पैरेलल साइड के बीच की मींस इस ए और इस बी के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी इसी को क्या बोलोगे ऊंचाई। अब आपको इसको प्रूफ करना है कि एक्चुअली एरिया कैसे आया है 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ये कहाँ से आया है ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है प्रूफ करना, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बस आपको समझना है। आपको यहाँ पर दिखेगा, या फिर मैं अलग से इसका डायग्राम बना के बताता हूँ सारी चीज़ें। इस तरीके से अगर आप ट्रिपेजियम लेते हो तो इस ट्रिपेजियम में आपको क्या देखना है, अगर आप इसके डायगोनल डालोगे तो आपको यहाँ पर एक्चुअली देखोगे तो आपको दो जो है ट्राइंगल बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी और डी बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है ए सी और बी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल से बनकर ही ये क्या आएगा आपका, यहाँ पर जो आएगा इसका एरिया आएगा। तो एरिया हम निकालने का ट्राई करते हैं। एरिया इस तरीके से आप निकालेंगे। इसका एरिया वैसे होता क्या है वो मैंने बता दिया है, बट आप प्रूफ समझ लिए एक बार तो आपको ये रहेगा कि जब भी आप पढ़ें तो आपको पता रहे कि एक्चुअली एरिया आया कैसे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंडीशन इस तरीके से बनती हुई दिखेगी कि ये क्या है ए बी सी डी चतुर्भुज है, और इसमें यहाँ पर अगर देखोगे तो एक ये त्रिभुज बन रहा है, इसको आप देखने का ट्राई करें, या फिर मैं ऐसे ही बताता हूँ कि एक त्रिभुज बन रहा है ए बी और डी है। ठीक है, ए बी डी, और एक त्रिभुज अगर आप देखें कि ये अगर एरिया निकाल लेते हैं आप, इस वाला ये वाला एरिया अगर आप निकाल लेते हैं तो आपके पास इस पूरे चतुर्भुज का अगर एरिया निकालना है तो ये तो आपने निकाल लिया है, फिर बचेगा कौन सा आपका पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपके सामने बचेगा। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज का अगर एरिया निकाल के अगर आप ऐड कर देते हैं कि ये वाला पोर्शन इसका भी एरिया निकाल ले और इस वाले पोर्शन का भी एरिया निकाल ले, और उन दोनों को क्या कर दे सिंपल ऐड कर दे, तो आपको एरिया निकालने के लिए दो त्रिभुज का एरिया निकालना है सिंपल। एक निकालना है ए बी डी का और एक निकालना है बी त्रिभुज बी सी डी का एरिया। ठीक है, ये अगर आप निकाल लेते हैं तो आपके पास जो आ जाएगा इस पूरे समलंब चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा सिंपल। ठीक है, तो इनका एरिया निकालना इजी है, आपको पता है कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है। मैं आपके सामने यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस ले लेता हूँ कि ये क्या है ए है, ये बी है, ये मैंने लिया था x और ये क्या लिया था y, सेम एज इट इज ऐसा ही मैंने फिगर इधर बनाया। ठीक है, एरिया निकालने के लिए। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये क्या है, इसकी अगर इस ट्राइंगल की अगर आपको एरिया निकाल रहे हो कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का आप ट्राई कर रहे हो तो इसकी हाइट चाहिए आपको। ठीक है, कि किसी भी त्रिभुज का अगर एरिया निकालना है तो उसमें क्या चाहिए आपको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, क्या चाहिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए क्या किया जाए, तो आप बोलोगे कि ऊंचाई के लिए यहाँ पर आप ये इस तरीके से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं। तो मैं आपके सामने लाइन खींच के बताता हूँ कि कौन सी लाइन जो है इसकी ऊंचाई होगी। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या होगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये क्या होगी यहाँ पर इसकी हाइट। तो आप बोलोगे कि ये तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको h1 ले लेते हैं। तो ये इसका ये जो हो जाएगा 1/2, इसका आधार क्या हो जाएगा, तो आधार आप बता दोगे a हो जाएगा, इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी h1। ठीक है, ये सिंपल इसका एरिया आ गया। फिर आपके सामने बचेगा ये इतना वाला फिगर, ये जो फिगर है इसका भी एरिया एक्चुअली निकालना है आपको, तो इसकी भी हाइट चाहिएगी आपको। तो हाइट क्या होगी, तो हाइट आप देखें यहाँ पर, या फिर इस हाइट को आप h ही ले लें क्योंकि हाइट दोनों जगह क्या आएगी इक्वली आएगी। ठीक है, ये क्या आएगी, इसको h ही ले, ये यहाँ पर मैंने क्या ली है हाइट h ली है, तो इसका जो है एरिया क्या आया है 1/2 a इंटू h जो आया है, और यहाँ पर a क्या है, तो a है बेस और h क्या है हाइट है आपकी। ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया त्रिभुज BCD का। तो इस त्रिभुज BCD का एरिया निकालना है तो आपको इस तरीके से ट्राइंगल मिलेगा। यहाँ पर देखने का आप ट्राई करें, इस तरीके से एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको ये।
ठीक है, ये है BCD, ये वाला ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा हो, इसका एरिया निकालना है। तो सिंपल, किसी भी त्रिभुज का अगर एरिया निकालना है तो आपको बेस और हाइट तो चाहिए ही सही। तो आप बोलोगे कि बेस क्या है, यहाँ पर बेस तो आप B ले लोगे, ठीक है, बेस क्या ले लोगे, ये B, बट हाइट कहाँ से लाओगे, हाइट कहाँ से लाओगे? तो हाइट का मतलब क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में हाइट का मतलब ये होता है कि आपने अगर ये बेस लिया है तो इस वर्टेक्स और इस बेस के बीच की जो डिस्टेंस है यही क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है, ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये मैं आपको अलग एक पेज पर बना के बताता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे। इस तरीके से आपका बन रहा है। यहाँ पर क्या है, ये उल्टा मैंने बनाया है क्योंकि यहाँ पर जैसे बन रहा था ऐसे बना के आपको दिखाया, बट समझने के लिए आप यहाँ पर आए कि ये क्या है, आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। इसको और झुका सकते हैं आप ऐसे, ये, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट होती है, यहाँ पर जो हाइट होगी वो क्या होगी, हमेशा इसके बाहर होती है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट हमेशा इसके आउटसाइड होती है, इसके अंदर यहाँ पर हाइट नहीं होगी, ये इसकी हाइट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर ये आप हाइट मानते हो तो ये तो यहाँ तक जा रहा है, इतना ऊंचा हो रहा है, तो एक्चुअली जो हाइट होगी वो क्या होती है, दो पैरेलल साइड के बीच में। तो ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक पैरेलल साइड खींच सकते हैं आप, ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन, और ये पैरेलल लाइन जो है इसको आप आगे बढ़ाएंगे ऐसे। तो इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की ये जो ऊंचाई होगी, यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसको ही क्या बोलोगे आप, हाइट बोलोगे। तो एक्चुअली आपको पता चलेगा कि जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट आ रही है वो कहाँ आ रही है, इसके बाहर, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पर आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आपको इस वाले में इसकी हाइट निकालनी है तो हाइट कैसे निकालेंगे आप, सिंपल कि इसको क्या करें, आप आगे बढ़ाएं ऐसे, इसको आगे बढ़ाएं, यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ाएं और यहाँ पर इसको इस वर्टेक्स से मिला दे। तो ये क्या होगी, ये ऊंचाई भी क्या आ जाएगी, आपकी एज ही आ जाएगी। क्योंकि अगर इसको आगे बढ़ाएंगे आप और यहाँ पर मिलाएंगे, इस तरीके से आगे बढ़ाकर अगर ऐसे मिलाते हैं आप इस वर्टेक्स से, तो आपको पता चलेगा कि जो ऊंचाई आपने यहाँ से ली थी, ये जो एज ली थी, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की ये जो लेंथ ली थी, वही इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की लेंथ भी है। क्योंकि इसी साइड को आपने क्या किया है, आगे बढ़ाया है, तो ये लेंथ भी कितनी आएगी, एज ही आएगी। तो आपको सिंपल क्या याद रखना है कि अगर ये एज है तो ये भी क्या आएगा, एज ही आएगा। मीन्स इसका एरिया क्या होगा, तो आप बता देंगे कि इसका एरिया होगा प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये साइड क्या है, बी है, तो 1/2, बेस क्या है, तो बेस आप लेंगे बी, बेस क्या है, बी है, और इस पर हाइट क्या है, तो हाइट आपको पता चली कि वो क्या है, एच है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एच आ गई। तो सिंपल आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी अब कि किसी समलंब चतुर्भुज का एरिया कैसे निकलता है। तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर ले, एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला, ठीक है। ये ट्राइंगल इजीली हो जाएगा, इसमें आप हाइट यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। बट इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो मैंने आपको बता दी है कि अगर इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की आपको हाइट निकालनी है तो इसको थोड़ा, ये जो साइड है इसकी, इसको थोड़ा क्या करें आप, इस तरीके से आगे बढ़ाएं और इस वर्टेक्स से मिला दे, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पता चला कि एक बेस था ए और एक बेस क्या था बी, और यहाँ पर हाइट क्या है, कॉमन है। तो इस 1/2 और एच को अगर आप बाहर निकालोगे तो ये क्या बचेगा आपका, a + b। और यही मैंने लिखवाया था कि किसी समलंब चतुर्भुज की अगर आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसी भी समलंब चतुर्भुज का, तो वो कैसे निकालेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अगर ये दोनों देखोगे a + b, तो ये क्या है, दोनों a और b क्या है, समांतर भुजाएं हैं। ये a क्या है, b के समांतर है। तो इन दोनों का योग इंटू ऊंचाई करना है सिंपल आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पता चली होगी कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। आपने जैसे भी समझा हो, बट यहाँ पर आपको अच्छे से आप समझ में आ गया होगा कि समलंब चतुर्भुज का एक्चुअली एरिया निकलता कैसे है, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारी कंडीशन होती है जो आपको समझनी है। अभी तक क्या क्या मैंने समझाया, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि ट्रिपेजियम होता क्या है। तो ट्रिपेजियम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की एक किसी भी पेयर का, ठीक है, अगर ये पेयर ले रहे हैं तो एक दोनों क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। और अगर ये पेयर लिया है तो आमने सामने वाला एक पेयर क्या हो, समांतर हो, ठीक है। और ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी है तो भी क्या है, ये समलंब चतुर्भुज ही है। अगर इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, आपका आइसोसेलेस ट्रिपेजियम हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं है तो सिंपल आपका ट्रिपेजियम है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर इसका डायगोनल जो होता है बराबर नहीं होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी नहीं करते हैं, ये चीज़ें पता चली है। अब आपको समझना है इसमें क्या, एरिया मैंने बता दिया है। इसमें अब आपको समझना है क्या कि इस तरीके से अगर आप समलंब चतुर्भुज बना रहे हैं तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी और बनती है। आप देखने का ट्राई करें यहाँ, अगर ये समलंब चतुर्भुज है आपके पास, इसमें अगर मैं इसके डायगोनल खींचता हूँ तो आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। मैं ट्राइंगल तो वैसे आपको 3 या 4 बनते हुए दिखेंगे, 4 ट्राइंगल, बट आपको जो मैं दिखाऊँ वो देखना है। ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है।
तो आपको त्रिभुज कौन कौन से देखना है, ये पॉइंट क्या ले रहा हूँ मैं, पी ले रहा हूँ, तो आपको त्रिभुज APC, AP, APB और त्रिभुज अगर आप कौन सा देखोगे DP, त्रिभुज DPC, तो ये दोनों त्रिभुज आपको क्या मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे आपको समरूप। ठीक है, समरूप। अब कैसे होते हैं समरूप, ये सारी चीजें आप यहीं पर समझोगे, अभी मैं बता देता हूं यहीं पर कि कैसे समरूप होंगे। बट आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी समलंब चतुर्भुज में एज ए स्टेटमेंट आपको क्या याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये इस तरीके से बना रहा हूँ, चतुर्भुज मैंने ऐसा बनाया कि इसमें ये दोनों पैरेलल साइड है, आमने सामने वाली। हो सकता है कि ये साइड पैरेलल हो, इधर वाली दोनों साइड पैरेलल हो, तो आपको स्टेटमेंट के तौर पर ये याद रखना है कि किसी भी समलंब चतुर्भुज में जो पैरेलल साइड पर जो आपके ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है, ये इस पैरेलल साइड DC पर बना है और ये इस AB पैरेलल साइड इस पर बना है, मींस इन दोनों समांतर चतुर्भुज पे, मींस समांतर लाइन पर जो आपके ट्राइंगल बने हैं, ये जो त्रिभुज बने हैं, ये क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप होते हैं। और समरूप होने का मतलब ये होता है कि समरूप अगर है कोई त्रिभुज तो उनमें तीनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तीनों एंगल बराबर होंगे। तो यही आपको प्रूव करना है एक्चुअली कि इनके तीनों एंगल एक्चुअली बराबर होंगे कैसे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बराबर कैसे होंगे। तो अगर मैं इस एंगल को क्या लेता हूँ, अल्फा लेता हूँ, तो आपका ये एंगल भी कितना आएगा, अल्फा आएगा। आपको सारी चीजें क्लियर होगी कि ये दोनों समांतर लाइनें हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं और इसको देख सकते हैं Z बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या लिया है, मैंने बीटा लिया है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आपका बीटा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी कितना होगा, बीटा होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। आप दो पैरेलल लाइन के बीच में इस तरीके से एक के ट्रांसवर्सल लाइन खींचेंगे और ये वाला एंगल अगर आपने बीटा लिया है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर इस डायग्राम में शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको देखोगे तो इनके दो एंगल क्या आ गए, ये दोनों एंगल क्या है, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा, दो एंगल बराबर हैं। और अगर ये थर्ड एंगल देखोगे तो ये अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी होता है। यहाँ पर अगर देखोगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखेगा आपको, शीर्षाभिमुख कोण। और अगर ये प्रॉपर्टी नहीं भी लगाओगे तो भी आपका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल इनके ऑलरेडी इक्वल है कि अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होना ही है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि 180 डिग्री माइनस वो भी कितना आएगा, वो आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। और यहां से भी थर्ड एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मान लो यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 100 होगा। और थर्ड एंगल जो आएगा वो 80 डिग्री का ही आएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इनके तीनों जो एंगल हैं, इनके तीनों एंगल क्या आ गए हैं, समान आ गए हैं। तो तीनों एंगल अगर समान है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये सोचोगे कि अभी तक आपने जो क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, जो आपने स्क्वायर पढ़े हैं, रेक्टेंगल पढ़ा है, आपने पैरेललोग्राम पढ़ा है, तो उसमें क्या होता था, सर्वांग सम होता है। तो यहाँ पर सर्वांग सम क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो सर्वांग सम होता था। तो आपको यहाँ पर जस्ट ये याद रखना है कि सर्वांग सम क्यों नहीं होगा, उसको आप प्रूफ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनमें किसी भी आप करस्पॉन्डिंग एंगल को ले, कोई सा भी करस्पॉन्डिंग एंगल ले, तो अगर आप ये लेते हैं कि ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला ले रहे हैं, तो इसके सामने यहाँ पर लेंथ ए है, तो यहाँ पर लेंथ क्या होगी, बी होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं ओनली समांतर है, बराबर नहीं है। ऐसा कहीं पर भी बोला नहीं गया है कि ABCD के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होती है उनका रेशो 1:1 नहीं होता है, इसलिए ये क्या नहीं होंगे, आपके सर्वांग सम नहीं होंगे। ये चीजें आपको सारी क्लियर है। तो अब आपको जो है इसमें यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है, वो आपको समझना है कि इस पॉइंट को मैं क्या ले रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने क्या लिया है, P लिया है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, P। तो इस समरूपता से ही आप एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, अपनी एक थ्योरी अच्छी सी बनेगी, एक रिजल्ट, उसको आपको समझना है कि रिजल्ट क्या है। पहले आप देख लें समरूपता से क्या रिजल्ट बनता है, उसको आप अच्छे से समझ लें, फिर मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। बट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से चीजें होती है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो दोनों डायगोनल है, ठीक है, दोनों जो विकर्ण है, तो इन विकर्णों को अगर आप 4 पोर्शन में तोड़ेंगे तो आपको कौन कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा DP, एक मिलेगा AP, एक मिलेगा आपको BP और एक क्या मिलेगा यहाँ पर PC। ठीक है, इस तरीके से 4 विकर्ण मिलेंगे। तो इन चारों विकर्णों के मीन्स इन चारों पोर्शन को अगर इस तरीके से गुणा करो कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इस DP का इस PA में मल्टीप्लाई करते हो और इस PB का अगर इस CP में मल्टीप्लाई करते हो इस तरीके से, तो ये आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। आता कहाँ से है, वो आता है आपका समरूपता से, जो मैं आपको अभी प्रूफ करके बताऊंगा। बट आप 1 मिनट के लिए लिखें कि यहाँ पर जो होगा DP इंटू आपका क्या होगा, AP बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये वाला पोर्शन इधर वाला, ये वाला CP इंटू क्या होगा आपका
पी बी, ठीक है, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब ये कैसे हुए, तो आप इसको समरूपता से इजीली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें समरूपता लगाएंगे तो आपको समरूपता लगाना इजीली आती होगी कि समरूपता कैसे यूज करते हैं, मीन्स आप सिमिलरिटी कैसे लगाओगे। तो उसमें आपने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग लेंथ देखते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाली लेंथ लेते हैं सिंपल। तो इसमें अगर देखोगे तो अल्फा के सामने क्या है, तो आपको इसमें मिलेगा छोटे वाले त्रिभुज ऊपर वाले में अल्फा के सामने क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अल्फा के सामने डीपी मिलेगा, ठीक है। और इस बड़े वाले में अल्फा के सामने क्या मिलेगा, तो इसमें अल्फा के सामने मिलेगा आपको ये पी बी, ठीक है। फिर इसमें देखिए आपके इसमें बीटा के सामने क्या है, मींस अगर यहाँ ऊपर अगर छोटा वाला लिया है तो दूसरी साइड भी क्या लेनी है, छोटी वाली लेनी है। आपने जो है सिमिलरिटी में पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल क्या है समरूप है, तो उनका करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है उनका रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। जहां पर आप सर्वांग समता पढ़ते हैं वहां पर तीनों भुजाएं इक्वल होती है, बट यहाँ पर क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा। तो रेशियो को अगर इक्वल करना है तो इस तरीके से इक्वल करेंगे कि ऊपर वाली अगर आपने पहले छोटा अगर त्रिभुज मीन्स आपका लिया है त्रिभुज और नीचे अगर बड़ा वाला त्रिभुज लिया है, तो सेकेंड कंडीशन में ही वही इसी तरीके से आपको कंडीशन लगानी है कि ऊपर छोटा वाला लेना है और नीचे क्या कौन सा लेना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया है, अभी अल्फा के सामने वाली करस्पॉन्डिंग साइड ले ली है। तो इसमें बीटा के सामने देखें, बीटा के सामने क्या है, तो आपका मिलेगा सीपी, आपको बीटा के सामने सीपी मिलेगा। और इसमें बीटा के सामने क्या है, तो इसमें बीटा के सामने क्या है, आपका एपी है, ठीक है, एपी है। तो आप इसका अगर क्रॉस गुणा करेंगे, मीन्स इसको बराबर से इधर उधर भेजेंगे, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, डीपी इंटू एपी बराबर हो जाएगा आपका पीबी इंटू क्या हो जाएगा, सीपी, ठीक है। और यही मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको दिखेगा डीपी इंटू एपी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी, ये पीबी और ये क्या है, सीपी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इसकी समरूपता बताने का क्या मतलब था, उस समरूपता से ये रिजल्ट बनता है। इसलिए ये जो है आपको सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई है, समरूपता प्रूव करके बताई है कि किस तरीके से समरूप होंगे और फिर उससे रिजल्ट क्या बनता है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं कि आपको मान लो ये साइड दे दी गई 4 सेंटीमीटर, ये साइड आपको 2 सेंटीमीटर दे दी गई, आपको ये साइड जो है 3 सेंटीमीटर दे दी गई और ये साइड आपसे पूछ ली गई कि ये एक्स की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है कि ये 3 दूनी क्या हो रहा है 6 और ये क्या होता है 6 बराबर आएगा, मीन्स ये वाला पोर्शन इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा x इंटू 4। तो आप बता देंगे x बराबर क्या हो जाएगा 6/4, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यू बता सकते हैं इजीली यहाँ पर रखकर। तो ये सारी चीज़ें आपको, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, सारी चीज़ें अब तक जो मैंने बताई है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा है इसमें समलंब चतुर्भुज में, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका प्रूफ मैंने आपको समझाया है। फिर इसका जो होता है कि इसका मीन समलंब चतुर्भुज होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। और इसमें ये जो पोर्शन होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ये 4 पोर्शन में डिवाइड होते हैं और उनके ये जो है यहाँ पर ये डीपी इंटू एपी बराबर सीपी इंटू पीबी होगा, ठीक है। अब आगे इसमें क्या समझना है, यहीं से आगे कुछ प्रॉपर्टी और बनेगी इसमें, तो वो भी आप यहीं पर समझ लें। इस तरीके से आपके सामने क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो इस समलंब चतुर्भुज में आपको देखना है कि आपने यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसकी पैरेलल साइड और नॉन पैरेलल साइड आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है कि जो नॉन पैरेलल साइड पे जो ट्राइंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड पे जो ट्राइंगल बनते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं, समरूप बनते हैं, ठीक है। यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ जिसको मैं आगे जाके अभी प्रूफ करवाने वाला हूँ कि जो ये नॉन पैरेलल साइड जो है, यहाँ पर आप देखें कि ये जो नॉन पैरेलल साइड है, सबसे पहले आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। समलंब चतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो इसके एरिया के बावजूद 2 चीज़ें क्या ध्यान रखनी है कि एक है पैरेलल साइड्स पर ट्राइंगल बन रहे हैं और एक ट्राइंगल मींस 2 ट्राइंगल बनते हैं इसमें पैरेलल साइड्स पर और 2 ट्राइंगल बनते हैं नॉन पैरेलल साइड पे, ठीक है। तो पैरेलल साइड पर 2 ट्राइंगल कौन से, ये वाले 2 ट्राइंगल बने, तो ये क्या हो गए थे आपके पैरेलल साइड पर जो दोनों ट्राइंगल बन रहे थे ये क्या हो गए थे, समरूप हो गए थे। अब आपको समझना है कि जो नॉन पैरेलल साइड पे ये जो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं ये वाले, इनका एरिया क्या होता है, तो इनका एरिया सिंपल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। कि ये अगर आपका z है तो इसका एरिया भी क्या आएगा, z ही आएगा। अब ये कैसे होता है ये आपको समझना है कि एक्चुअली नॉन पैरेलल साइड पर जो ट्राइंगल बनते हैं उनके एरियाज इक्वल क्यों होते हैं। मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया है पूरा कि होता क्या है, कंडीशन क्या होती है कि इस तरीके से आपने क्या लिया है, समांतर चतुर्भुज मीन्स आपका समलंब चतुर्भुज है, उसमें आपने क्या डाले हैं, विकर्ण खींचे हैं इस तरीके से। तो ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, मीन्स ये दोनों क्या होंगे, दोनों
पैरेलल साइड पर जो ट्राइंगल बन रहे हैं ये समरूप होंगे, और नॉन पैरेलल साइड पर जो ट्राइंगल बनते हैं उनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कि इसका एरिया अगर z है तो इसका एरिया भी क्या आएगा, z आएगा। अब इसको समझने का ट्राई करें कि ऐसा क्यों होता है। सारी कंडीशन आपके सामने रख के फिर समझाने का ट्राई करता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखें, इस तरीके से आपके सामने अगर देखेंगे तो दो ट्राइंगल जो मैं आपको दिखाऊं वो आप देखने का ट्राई करें। कौन कौन से, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप आसानी से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे से एक चीज़ समझ में आएगी। वो क्या है कि आपको यहाँ पर दिखेगा कि इनके एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ और समझाऊंगा भी इनको कि एरिया इक्वल कैसे होंगे। बट आप पहले देखें कौन कौन से ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल है आपका ADB, त्रिभुज ADB, इसका एरिया बराबर होगा, एरिया लिखें यहाँ पर, एरिया बराबर होगा एरिया किसके, त्रिभुज ADB का, और त्रिभुज ACB का। ठीक है, ACB का। तो इनमें इनके एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, एरिया इक्वल क्यों है ये भी आपको अभी समझ में आएगा। बट यहाँ पर देखें आप कि जब भी आप दो समांतर भुजाओं, इस तरीके से अगर देख रहे हैं आप कि दो समांतर भुजाओं के बीच में अगर एक ही बेस पर, ठीक है, एक ही बेस पर अगर इस तरीके से दो ट्राइंगल बनाएंगे, एक ही बेस का मतलब क्या है कि ये AB एक ही बेस रखना है। जैसे यहाँ पर दिखेगा कि इस त्रिभुज का बेस भी क्या है, AB है, और इस वाले त्रिभुज का बेस भी क्या है, AB है। तो एक ही बेस पर अगर दो पैरेलल साइड के बीच में एक ही बेस पर अगर दो ट्राइंगल बनाए जाते हैं तो उनका एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये क्या है, कंडीशन है। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये आप समझ लें। यहाँ पर इसका प्रूफ सिंपल सीधा सा ये है कि इनका एरिया इक्वल क्यों होगा। आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या लिखा है कि जब भी दो पैरेलल साइड के बीच में एक ही बेस पर, जैसे ये बेस AB लिया है, तो इस एक ही बेस पर जब दो ट्राइंगल बना दिए जाएं कि इस बेस पर इस तरीके से ये ट्राइंगल बना दिया और इस तरीके से एक ट्राइंगल ये बना दिया जाए। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल ये क्या है, D है, ये C है, तो ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ACB दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। कि इसका एरिया अगर मान लो कि ADB का एरिया अगर आप मान लो 100 आया है तो इसका भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, अब वो कैसे आएगा वो आपको देखना है। तो एक्चुअली आप यहाँ पर एरिया निकाल कर देख ले कि एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए मैं इस ट्राइंगल की हाइट कितनी ले रहा हूँ, ये H ले रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये हाइट भी कितनी है, H है। क्यों है H, दोनों इक्वल H क्यों है, क्योंकि ये क्या है, दोनों पैरेलल साइड है। जैसा मैंने पहले बोला है कि ये दोनों क्या है, समांतर भुजाएं हैं। तो ये दोनों अगर समांतर भुजाएं हैं तो इनके बीच की जो दूरी रहेगी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर यहाँ पर H है तो यहाँ पर भी क्या होगी, H होगी। तो इस वाले ट्राइंगल का अगर एरिया निकालेंगे, ADB का, त्रिभुज ADB का अगर एरिया निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1/2। ये बेस क्या ले रहा हूँ मैं, A ले रहा हूँ, AB की वैल्यू कितनी ली, A ली, और ये कितनी ले रहा हूँ, B ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या है, दोनों का इक्वल है, बेस भी इक्वल है। और अगर आप हाइट देखोगे दोनों की हाइट भी क्या है, इक्वल है। तो एरिया अपने आप आपको पता चल जाएगा कि एरिया इक्वल आना है, क्योंकि इसका भी बेस AB है, ADB का भी बेस क्या है, AB है, और ACB का भी बेस भी क्या है, AB है। तो 1/2 A इंटू H होगा। और ये जो आप ACB का एरिया निकालोगे, त्रिभुज ACB का, इसका त्रिभुज ACB का, तो ये भी क्या आएगा, 1/2 A इंटू H आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1/2 A इंटू H। तो इससे आप यहाँ से समझ सकते हो कि जब भी दो समांतर भुजाओं के बीच में एक ही बेस पर दो ट्राइंगल बनाए जाए, जब भी दो समांतर भुजाओं के बीच में एक ही बेस पर दो ट्राइंगल बना दिए जाए तो उनके एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का ट्राई किया है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है इसको प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी जो मैंने यहाँ पर बनाई है। अब आपको समझना है एक्चुअली कि ये जो नॉन पैरेलल साइड पे मीन्स ये जो बन रहा है आपका ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला, मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ, ये वाला पोर्शन। ठीक है, क्योंकि नॉन पैरेलल साइड पे ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि नॉन पैरेलल साइड पे जो ट्राइंगल बनते हैं उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो वो कैसे होते हैं ये आपको अभी समझना है। तो आपको इतना पता चला है कि ADB और ACB क्या है, इक्वल है, ये आपको पता चल गया, प्रूफ करके मैंने बता दिया है। तो इस ADB में अगर आप देखो, इस ADB में, ठीक है, ADB में से मैं क्या करता हूँ, ये वाला पोर्शन माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन में क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो आपने बोला कोई नहीं, ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए मान रहा हूँ कि पूरे ADB का जो एरिया है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप बोलोगे कि पूरे ACB का एरिया भी
कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि दोनों के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें से पूरे एडी में से ये इतना एरिया आप माइनस कर दे, एडीबी में से ये इतना एरिया आप माइनस करते, जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है, ये वाला जो ट्राइंगल आपके सामने मिल रहा है, ये क्या करें, मार्क आप माइनस कर दें। तो आप 1 मिनट के लिए मान लें कि मान लो अगर इस ट्राइंगल का एरिया कितना होता, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, ठीक है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, तो आप बोलेंगे कि इसमें से 80 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर दो, तो आप बोलो कितना बचेगा, ये वाला पोर्शन बचा आपका, इतना पोर्शन अगर आपने इस पूरे में से ये इतना वाला पोर्शन माइनस कर दिया, ये वाला पोर्शन, तो बचा कौन सा वाला है, ब्लैक वाला पोर्शन बचा, ठीक है। तो आपको पता चला कि ये आ गया कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलेंगे कि ये भी कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इस वाले ट्राइंगल ACB में से ये वाला पोर्शन अगर आप माइनस करते हैं, क्योंकि निकालना कौन सा है ये, तो ये वाला पोर्शन अगर माइनस करेंगे तो ये कितना है, 80 है, जो इसमें से माइनस किया है वही मैं इसमें से भी माइनस कर रहा हूँ। तो चूंकि ये भी 100 है, तो इसमें से भी अगर 80 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आपको पता चलेगा कि जो ये पोर्शन बचा है वही कौन सा पोर्शन बचा है, आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है। जो इधर बचा है वही इधर बचा है, मीन्स अगर ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा है तो ये भी कितना बचा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बचा है, जो कि मैंने आपको वैल्यू लेकर करवाया, क्योंकि वैल्यू लेकर आपको इजीली अच्छे से समझ में आया होगा कि जो आपका इन दोनों ट्राइंगल में जो कॉमन पोर्शन है वो क्या है, ये वाला पोर्शन, जो यहाँ पर मैंने मार्क नहीं कर रखा है, ठीक है। तो इसमें से पूरे में से अगर ये माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, ये वाला ब्लैक वाला, और इस पूरे वाले ट्राइंगल में से अगर ये माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, ये। मीन्स दोनों ट्राइंगल में से आप सेम जो है सेम थिंग माइनस कर रहे हैं, और जो दोनों ट्राइंगल है उनके एरिया भी बराबर है, और उनमें से बराबर संख्या ही अगर माइनस कर रहे हैं कि इनका एरिया 100 बराबर होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, और इनमें से 80 मीन्स बराबर चीजें आप कोई माइनस कर रहे हैं, बराबर वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो जो बाकी वैल्यू बचेगी वो भी कितनी आएगी, आपकी बराबर ही आएगी। इसलिए इसका प्रूफ सिंपल है, इस तरीके से आपको समझना है सारी चीजें, कि इसमें से अगर आप माइनस करते हैं, क्या इसको मैं लिख रहा हूं P, तो AP त्रिभुज APB क्या माइनस कर रहे हैं, ट्राइंगल APB, और इसमें से भी ट्राइंगल क्या माइनस कर रहे हैं, APB। तो इनके जो एरिया बचेंगे, अब क्या बच रहा है, आपके सामने बच रहा है ट्राइंगल, क्योंकि इस पूरे में से अगर ये इतना माइनस कर दोगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा, और ये वाला पोर्शन कितना बचेगा आपका, APD, ठीक है। क्या बचेगा, APD बराबर होगा त्रिभुज किसके, BPC के, ठीक है। आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होगी। मैंने क्या किया है, इस पूरे बड़े वाले, पहले तो इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को मैंने आपको बताया कि दोनों के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर आपके सामने इन दोनों बड़े वाले इक्वल ट्राइंगल में से ये जो है इक्वल पोर्शन ही माइनस किया है, तो इक्वल पोर्शन माइनस किया है, इसलिए जो पोर्शन बचा है आपका, क्योंकि जो इक्वल पोर्शन मैंने माइनस किया है, तो उसके बाद जो पोर्शन बचेगा वो भी कितना आएगा, आपका इक्वल ही आएगा, क्योंकि शुरुआत में इनके एरियाज क्या थे, इक्वल थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने जो होगी क्लियर होगी, अच्छे से आपको पता होगी, मतलब समझ में आ गई होगी आपको कि मैंने क्या क्या अभी तक बताया, कि इस तरीके की कंडीशन अगर आपको मिलती है, कि आप क्वेश्चन के तौर पर समझे इसको कैसे, कि अगर आपको मैं एक ट्रिपेजियम दे देता हूं और इसमें मैं इस तरीके से डायगोनल डाल देता हूं, ये है डायगोनल आपके, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इन दोनों डायगोनल में अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये साइड क्या है, ये AB और ये क्या है CD, तो AB और CD क्या है, पैरेलल है, तो आप बोल दोगे ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, मीन्स ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर ये बोल दोगे कि ये दोनों समरूप हैं, और जो दो नॉन पैरेलल साइड है उन पर जो आपके जो ट्राइंगल बन रहे हैं उनके एरिया क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ये मैंने आपको अभी प्रूफ करके बताया, ठीक है। तो इन एनी क्वाड्रिलेटरल मीन्स किसी भी चतुर्भुज में आपने पढ़ा था, जो थोड़े दिनों पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था जब शुरुआत की थी, कि किसी भी चतुर्भुज में इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके आप विकर्ण डालोगे तो ये अगर पोर्शन A है, ये B है, ये W है, ये Y है, मीन्स ये X और Y ले ले इसको, बोले ये X है, ये Y है, तो A इंटू B बराबर क्या होता था, X इंटू Y होता था। ये किसी भी चतुर्भुज में आप लगा सकते हो, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है ये किसी भी चतुर्भुज में लगा सकते हो। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर भी ऐसी कुछ कंडीशन लगा के देखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। अगर इसको मैं इस एरिया को A लेता हूँ और इस एरिया को B लेता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा कि विपरीत जो ट्राइंगल बन रहे हैं कि ये A इंटू बी बराबर X इंटू वाई, उसी तरीके से यहाँ देखिए A इंटू बी बराबर क्या आएगा, Z का स्क्वायर, ठीक है। ये Z इंटू Z क्या होगा, Z का स्क्वायर। तो आपको जब भी ये वाला पोर्शन निकालना हो, कोई सा भी एक पोर्शन निकालना हो इसमें से, तो Z अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, A इंटू बी और इसका रूट, ठीक है। A इंटू बी और इसका रूट सिंपल क्या है, अब एक सिंपल लैंग्वेज में समझे कि आपको इस तरीके से क्या दे रखा है, इस तरीके से एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है, मीन्स आपका क्या दे रखा है, ट्रिपेजियम दे रखा है, और इसमें दो डायगोनल डाल रखे हैं, और आपको ये पोर्शन दे रखा है कितना, ये दे रखा है आपको
ये वाला जो पोर्शन है आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, या फिर इसको थोड़ा और अच्छा कुछ लेते हैं, ये पोर्शन आपको 16 दे रखा है और ये वाला पोर्शन कितना दे रखा है, 4, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ये वाला 4 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, 16, ठीक है। इस तरीके से उन दोनों की लेंथ दे रखी है कि ये वाला जो एरिया है ये कितना है, 16 है, मीन्स जो पैरेलल साइड पे जो ट्राइंगल बन रहे हैं उनका एरिया दिया हुआ है कि ये 16 है और ये 4 है, और आपको बताना है कि इन दोनों का एरिया कितना आएगा, ये जो जेड पोर्शन, ये जो दोनों बराबर होते हैं, इनका एरिया कितना आएगा। तो ये अगर सिंपल निकालना है आपको, तो मैंने बताया है कि किसी भी चतुर्भुज में ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी कि a इंटू बी बराबर क्या होता है, a इंटू बी बराबर z इंटू जेड। ये किसी भी चतुर्भुज में आपका लागू होगा। आपने अगर पहला लेक्चर देखा है तो वहां से आपको ये समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या होगा, 16 इंटू, मीन्स आप ये बोल सकते हैं यहाँ से कि 16 इंटू 4, क्या बोल सकते हैं इस तरीके से, 16 इंटू 4 बराबर क्या आएगा आपका z का स्क्वायर। 16 इंटू 4 बराबर z इंटू जेड क्या आएगा, z का स्क्वायर। तो 16 चौक कितना होगा, 64 बराबर क्या होगा, z का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि z की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी 8, ठीक है, क्योंकि 8 उल्टी कितना होता है, जो 64 होता है, 64 होता है। तो आप ये बोल दोगे कि ये वाला पोर्शन भी कितना आएगा, 8 आएगा, और ये वाला पोर्शन भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो इन सिंपल लैंग्वेज आप ये समझे कि जब भी आपको ये एरिया निकालना है, नॉन पैरेलल साइड पे जो इक्वल एरिया होता है ये अगर निकालना है, तो सिंपल आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, पैरेलल साइड पर जो एरिया है इनका मल्टीप्लाई करना है, और उसका क्या ले लेना है, रूट ले लेना है, ठीक है। कि अगर आपको ये z निकालना है तो इस z को कैसे निकालोगे आप, z बराबर आप सिंपल बोल सकते हो कि अंडर रूट a इंटू बी, और ये आप निकाल सकते हो कैसे, अंडर रूट a इंटू बी करके, a इंटू बी करके। ये कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। मैंने इसको क्या लिया है, इस पोर्शन को z लिया है, इस पोर्शन को भी z लिया, और मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई है कि a इंटू बी बराबर z इंटू जेड। और ये किसी भी चतुर्भुज में आपकी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि जब भी किसी चतुर्भुज में डायगोनल डाले जाते हैं तो आमने सामने वाले जो एरिया होते हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर जो भी आपका वैल्यू आती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो a इंटू बी बराबर जेड इंटू जेड होगा, तो z बराबर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। तो ये भी z है, ये भी z है, तो ये भी अंडर रूट ए बी होगा, ये भी क्या होगा, अंडर रूट ए बी होगा, ठीक है। और ये दोनों बराबर कैसे होती है, तो ये आपने यहाँ पर समझा है कि दोनों बराबर होंगे। और आगे आपने कुछ और भी चीज़ें समझी हैं कि ये क्या होते हैं, दोनों समरूप होते हैं, पैरेलल साइड पर बने, और नॉन पैरेलल पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी थी किसकी, समलंब चतुर्भुज की, ठीक है। ये सारी थ्योरी है समलंब चतुर्भुज की जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये बेसिक चीज़ें हैं कि पूछी ही जानी, ठीक है। ये बेसिक नीड है आपकी कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाकर आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होने लायक होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ये डायगोनल आपने पढ़े हैं तो यहाँ से डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनने हैं वो इस तरीके से बनने हैं कि आपको ये पोर्शन दे देगा कि मान लो आपको ये इनमें से 3 पोर्शन दे दिए, और ये जो चौथा वाला पोर्शन आपसे पूछ लिया तो आपको उसके लिए ये थ्योरम पता होनी चाहिए। आपको अगर इस तरीके से ये जो है नॉन पैरेलल साइड पे जो एरिया है इनकी वैल्यू पूछ ली तो आपको ये वाली थ्योरम पता होनी चाहिए कि ये कैसे निकालेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका रूट लोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए समलंब चतुर्भुज के बारे में, वो ये है। तो आपका ये जो लास्ट पोर्शन था समलंब चतुर्भुज का, इसके बाद में आपको एक टॉपिक और पढ़ना है कि किस ट्राइंगल से मिलाकर क्या बनेंगे। जैसे आपने स्क्वायर के मध्य बिंदु को मिलाया था, इस तरीके से मैंने पढ़ाया था ये कि कोई स्क्वायर है और उसके अगर मध्य बिंदु को मिला रहे हैं तो स्क्वायर के मध्य बिंदु को मिलाने पर हमेशा क्या बनता है, तो आपका स्क्वायर ही बनता है, वर्ग ही बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके चारों पांचों के क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, जो मैं आपको एक स्पेशल अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, वरना जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उनके साथ ही मैं ये चीज़ें भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। बहुत ही बड़ा ये पोर्शन नहीं है, बट डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको ये भी समझना है, पढ़ना है। तो हम ये बाद में करेंगे, बट ये सारी चीज़ें आपको जो है अभी समझ लेनी है अच्छे से। ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, एक बार आप और देख लें लास्ट में जाते जाते कि क्या क्या चीज़ें होती है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या हो, एक अपोजिट पेयर, किसी भी साइड का एक अपोजिट पेयर क्या हो, समांतर हो। इसमें क्या होंगे, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, ना ही डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। इसका एरिया क्या होगा, तो 1/2 पैरेलल साइड का योग इंटू ऊंचाई होगा। आपको ये पता प्रूफ करके मैंने समझा दिया है कि इस तरीके से होता है। फिर आपको पता चलेगा कि जो पैरेलल साइड पर जो ट्रायंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, और नॉन पैरेलल साइड पर जो ट्रायंगल बनते हैं उनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है जो आपको बेसिक नीड जो है वो समझ लेनी चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मैक्सिमम आप वीडियो को शेयर करने का ट्राई करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको अगर कहीं पर इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वीडियो को
1 से 2 बार देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है मैं बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, आप कनेक्ट कर पाएँ उन चीज़ों से, ठीक है, कि मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि इसकी जो है प्रॉपर्टी है वो पढ़ें, या फिर आपका सर्कल जो है वो स्टार्ट करें, क्योंकि आपने ज्योमेट्री में अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ ली है। आपने सेंटर्स ऑफ मीन्स आपने जो है बेसिक से स्टार्ट किया था, लाइन एंड एंगल से स्टार्ट किया था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था क्या, आपने ट्राइंगल पढ़ा था, और ट्राइंगल के सेंटर्स जो पढ़े थे, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, सारी चीज़ें वो पढ़ ली थी। फिर उसके बाद में आपका क्वाड्रिलेटरल था, तो ये आपका खत्म हो गया, मीन्स ये जो है इसका लास्ट लेक्चर है। इसमें फिर क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर आएंगे हम सर्कल पर, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको वेल मैनर में इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है मैं पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।